हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आज हम लोग अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर करेंगे, जर्नल। चलिए ये स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि कहाँ से कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले बात, अकाउंटेंसी क्या होता है, हम अकाउंटेंसी क्यों करते हैं, तो आइए ये जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज है इवेंट। ये इवेंट क्या है? इवेंट मतलब कोई भी घटना। आप सो के उठे, कहीं घूमने गए, कुछ भी किए, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कोई भी घटना, उसमें चाहे पैसा का लेन देन हो, चाहे पैसा का लेन देन ना हो, उसे हम इवेंट कहते हैं। इवेंट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका पैसा से कोई संबंध नहीं होता, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका मॉनेटरी वैल्यू होता है या जिनका पैसे से संबंध होता है। जैसे कि आप खाना खाए, आप सो के उठे, इन सब इवेंट्स यानी घटनाओं का कोई पैसा से संबंध नहीं है। और फॉर एग्जांपल, आप बाहर कहीं घूमने गए तो वहाँ कुछ पैसे खर्च हुए, आप कपड़े खरीद के लेके आए, आप पैसा कमा के लेके आए, तो ये सब पैसे से संबंधित इवेंट्स हैं। तो इसका एक पार्ट होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? मनी रिलेटेड इवेंट्स। मनी रिलेटेड इवेंट्स को हम लोग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। एक्चुअल में अकाउंट्स हम लोग हिसाब मेंटेन करने के लिए करते हैं, और जो इवेंट्स पैसे से रिलेटेड नहीं होता है उसका हिसाब मेंटेन करने का कोई खास ज़रूरत होता नहीं है, वरना बहुत चीज़ें हो जाएंगी जिसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट्स में सिर्फ हम लोग उन इवेंट्स को मेंटेन करते हैं जो पैसे से रिलेटेड होते हैं और जिन्हें हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अब ट्रांजैक्शंस तो हर इंसान मेंटेन करता है, तो फिर इसे हम सीखते क्यों हैं? देखिए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को, रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को हम बुक कीपिंग कहते हैं। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। अब ये बुक कीपिंग वाला जो पार्ट है, हर इंसान 99% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री रिकॉर्ड करता ही है। कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसको रिकॉर्ड करता ही है। तो फिर हम लोग इसे अलग से क्यों सीख रहे हैं, और हम लोग क्या सीख रहे हैं फिर? देखिए, हम इस रिकॉर्डिंग को सिस्टमैटिक तरीके से करने को सीखेंगे कि इन रिकॉर्डिंग्स को कैसे एक सिस्टम से किया जाता है। बुक कीपिंग को अगर गैप प्रिंसिपल यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से अगर बुक कीपिंग किया जाए तो फिर उस बुक कीपिंग को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। मतलब जो ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए करें तो वो अकाउंटिंग कहलाती है। अब सवाल ये बनता है कि जब बुक कीपिंग हम कर ही रहे हैं, जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, तो कोई एक निर्धारित प्रिंसिपल से क्यों किया जाए, कोई एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल से क्यों किया जाए? देखिए, मान लीजिए दो लोग हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ये अपना बुक कीपिंग कुछ इस हिसाब से कर रहा है। सारा इनकम्स को इधर लिखा हुआ है और एक्सपेंसेस को इधर लिखा हुआ है। और मिस्टर बी है जो इनकम रिकॉर्ड कर रहा है, जो एक्सपेंस हो रहा है उसमें माइनस कर दे रहा है, जो इनकम होगा फिर ऐड कर दे रहा है। ऐसे कर रहा है। तो काफी संभवताएं हो सकती है कि मिस्टर ए बी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं समझ पाए, क्योंकि इसका मेथड और इसका मेथड अलग अलग है। इसका बुक्स को समझने के लिए ए बी को बुलाएगा, बैठाएगा और फिर उसके द्वारा समझेगा। अब
काफी सारे सवाल खड़े होते हैं, जैसे ए बी का अकाउंट्स क्यों समझेगा। सपोज कर लीजिए ए बी के कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो देखेगा ना, तो वो देखने के लिए इसका बुक्स ऑफ अकाउंट समझेगा, पर वो इंडिपेंडेंटली देख के नहीं समझ पाएगा, उसको बी को बुलाना पड़ेगा और फिर बी इसको समझाते रहेगा कि देखिए हम यहाँ पे ये किए थे, यहाँ पे ये किए थे। अब एक कंपनी में सिर्फ एक इन्वेस्टर ही तो नहीं है, लाखों इन्वेस्टर है, बी किसको इंडिविजुअली बैठ के समझाएगा। तो एक कॉमन प्रिंसिपल होता है जो ए और बी दोनों फॉलो करते हैं, जिसकी मदद से कोई किसी का भी अकाउंट्स समझ सकता है, और वही प्रिंसिपल को हम लोग गैप कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और इसी प्रिंसिपल से हम लोग ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं, यानी हम लोग इसी प्रिंसिपल से बुक कीपिंग करते हैं, और तभी ये अकाउंटिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं व्हाट हैपेंस इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है। तो अकाउंटिंग में लेन देन होता है। लेन देन क्या है, मतलब अकाउंटिंग में अगर हम कोई चीज खरीदते हैं मान लीजिए, तो ठीक उसी वैल्यू का कोई चीज हमें देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेन खरीद रहे हैं 10 रुपए का, अगर ये हम लोग ले रहे हैं, तो इसके बदले में हमें पैसे देने होंगे, दैट इज ₹10, 10 रुपए देना होगा। तो अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, और ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है लेन देन, ट्रांजैक्शन होता है लेन देन। जिसमें कुछ हम पाते हैं और उसी वैल्यू का कुछ देते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस खड़े हो सकते हैं जिसे हम बाद में डील करेंगे। जो भी चीज हम पाते हैं उसे हम डेबिट करते हैं, और जो भी चीज हम देते हैं उसे क्रेडिट करते हैं। अकाउंटेंसी में आपने डेबिट क्रेडिट पहले भी सुना होगा। तो ये बेसिकली टूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, ये डेबिट क्रेडिट टूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम लोग डेबिट और क्रेडिट की मदद से ही करते हैं। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, हम लोग कुछ पाते हैं और कुछ देते हैं। जो पाते हैं वो डेबिट होता है, जो देते हैं वो क्रेडिट होता है। याद रखिए, किसी भी ट्रांजैक्शन में इक्वल वैल्यू का चीज ही लेते हैं और इक्वल वैल्यू का चीज ही देते हैं, मतलब जितना लेते हैं उतना ही देते हैं। तो इसी तरह से डेबिट क्रेडिट अकाउंटेंसी का तराजू पल्ला जैसा होता है, जो कि हर वक्त बराबर होना चाहिए। कभी भी कोई ज्यादा या कोई कम किसी भी ट्रांजैक्शन में नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जर्नल में क्या होता है। तो जर्नल में ट्रांजैक्शंस को छोटे में याद रखा जाता है, जितना छोटा हो सकता है। हम समझाते हैं कैसे। मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन है कि परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000, मतलब मैंने फर्नीचर खरीदा है पैसे देकर 10,000 रुपये। तो इसे मुझे रिकॉर्ड करना है, तो ये हम लोग पूरा ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते जर्नल में, इसको एक सिस्टम से रिकॉर्ड किया जाता है। इसको डेबिट और क्रेडिट के मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेबिट मैंने क्या बताया था कि जो आता है वो डेबिट होता है, और जो जाता है वो, जो लेते हैं वो डेबिट, जो देते हैं वो क्रेडिट। तो ले क्या रहे हैं यहाँ पे, अगर परचेज फर्नीचर करना है, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर ले रहे हैं, तो फर्नीचर मेरा डेबिट होगा। और क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो कैश मेरा क्रेडिट होगा। कोई चीज कैसे डेबिट होती है, कैसे क्रेडिट होती है, ये हम लेक्चर्स के आगे इन डिटेल समझेंगे। फिलहाल एक चीज और जान लेते हैं कि इसमें हम लोग करते क्या है। देखिए, पूरे सेंटेंस को मैंने 2 वर्ड्स में सेट कर दिया है। अगर इसे सही से सजा के लिखा जाए तो हम इसे देखते ही समझ जाएंगे, इन 2 वर्ड्स को देखते ही, परचेज और कैश को देखते ही समझ जाएंगे कि मैंने फर्नीचर कैश देके खरीदा था। अब ये कैसे करते हैं, यही हम जर्नल में सीखेंगे। फिलहाल एक चीज जान लीजिए कि जर्नल या अकाउंटेंसी करते वक्त कोई भी चीज, अगर कोई भी नाम, हम लोग कोई भी चीज को याद रखते हैं, डिराइव्ड
जो भी आइटम्स होते हैं उसके लास्ट में अकाउंट लगाया जाता है। यानी सिर्फ फर्नीचर नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। वैसे सिर्फ कैश नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट। अब इस अकाउंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आइदर टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये अकाउंट कितने तरह का होता है? तो बेसिकली ये अकाउंट दो तरह का होता है, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट वो होता है जो किसी नाम से संबंधित है, जैसे कि एग्जाम्पल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, टाटा लिमिटेड अकाउंट। देखिए राम एक इंसान का नाम है, श्याम भी एक इंसान का नाम है, टाटा एक कंपनी का नाम है। तो कोई भी अकाउंट जिसमें नाम लिखा हुआ हो तो ये सारा अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट फर्दर तीन तरह के होते हैं। एक नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल होता है जो किसी इंसान का नाम हो, यानी जिसे भगवान ने बनाया है, नेचुरल है वो, जिसे हम लोगों ने नहीं बनाया है। जैसे कि राम अकाउंट, सीता अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये सब इंसान है और इसीलिए इसे ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है। अगला होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में वो अकाउंट्स आते हैं जिन्हें हमने बनाया है, जैसे कोई कंपनी वगैरह का नाम हो गया, जैसे टाटा, जियो, कोई कंपनी वगैरह जिसे इंसान बनाता है, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वो अकाउंट आता है जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कहता हूं अगर लोन, तो सवाल ये खड़ा था कि किसका लोन, तो ये लोन किसी इंसान का रिप्रेजेंट करे, किसी इंसान को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये बैंक का लोन होगा तो बैंक लोन, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। अगर मैं कहता हूं कैपिटल, कैपिटल यानी पूंजी, तो कैपिटल मतलब मालिक का पैसा, तो ये कैपिटल जो है ये मालिक का पैसा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। जो लोग फाइनल अकाउंट्स कर चुके हैं वो लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल्स के लिए लायबिलिटी पार्ट को देख सकते हैं। लायबिलिटी पार्ट में ज्यादातर अकाउंट्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से होती हैं। अब आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे एसेट्स होते हैं। सारे एसेट्स होते हैं। सन्ड्री मतलब बहुत सारे, एसेट्स मतलब संपत्ति, जो भी हम लोग का संपत्ति है वो सब रियल अकाउंट में आता है। जैसे इस केस में हम लोग का फर्नीचर, फर्नीचर हम लोग का संपत्ति हो गया था। लैंड, बिल्डिंग, कैश, ये सब संपत्ति है। हाँ, तो ये सब रियल अकाउंट में आता है। कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो भी हम लोग का प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है वो सब रियल अकाउंट में आता है। लैंड हो गया। अच्छा, एक एक्सेप्शन है कि रियल अकाउंट में एक एसेट नहीं आता है। कौन सा? सन्ड्री डेटर। ये डेटर हम लोग का पर्सनल अकाउंट होता है। सन्ड्री डेटर हम लोग का रियल अकाउंट में नहीं आता, ये एसेट्स है बट ये रियल अकाउंट में नहीं आता, ये पर्सनल अकाउंट में आता है। डेटर होते क्या है? डेटर मतलब वो लोग जिससे कंपनी पैसा पाती है, जिससे कंपनी पैसा, जनरली कस्टमर्स, जिससे कंपनी पैसा पाती है उन्हें डेटर्स कहते हैं। तो ये कस्टमर कोई इंसान होगा, किसी का नाम होगा, इसीलिए ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है और ये रियल अकाउंट में नहीं आता। ये एकमात्र ऐसा एसेट्स है जो रियल अकाउंट में नहीं आता, ये पर्सनल अकाउंट में आता है, नेचुरल पर्सनल में। अब आते हैं नॉमिनल की तरफ। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स आते हैं। एक्सपेंस मतलब खर्च, लॉस मतलब, लॉस और एक्सपेंस में एक फर्क है। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने घर का रेंट दिया, तो मैं घर का इस्तेमाल किया और रेंट दिया, तो ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा लॉस नहीं है, क्योंकि मैं
घर का इस्तेमाल भी तो कर रहा हूं, मतलब एक बेनिफिट ले रहा हूं, उसके बदले में कुछ पैसे दे रहा हूं, तो ये मेरा एक्सपेंस है। और लॉस वो होता है जिससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सिर्फ मेरा लॉस ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पैसे गुम हो गए, तो ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा लॉस है। ठीक है, वही पैसे से मैं कुछ खरीद के कुछ खर्च कर दिया अगर, तो वो मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि कुछ खरीद के कुछ से कुछ मतलब बेनिफिट तो मिल रहा है। बट अगर वो गुम हो गए तो वो मेरा लॉस है। वैसे ही इनकम और गेन्स आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। इनकम क्या होता है, जो पैसे हम कमाते हैं, और गेन्स वो होता है जिसके लिए हम मेहनत नहीं करते, हमें ऐसे ही मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई काम करके पैसे लेके आता हूं तो वो मेरा इनकम है, पर मुझे अगर पैसे रास्ते पे पड़े हुए मिल जाए तो वो मेरा गेन है। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स, ये चारों नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट के। तो एग्जांपल्स हो गए रेंट, परचेज, इलेक्ट्रिसिटी, सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, ये सब। रेंट, परचेज मतलब कुछ सामान खरीदना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक का पैसा, ये सब मेरे एक्सपेंस है, और जिसकी वजह से एक्सपेंसेस के अंडर की कैटेगरी में आते हैं नॉमिनल अकाउंट के। और सेल्स मतलब माल बेच के पैसा लिए, कमीशन मिला, कमीशन रिसीव्ड, ये सब इनकम है, ये सब इनकम कैटेगरी में आते हैं हम लोग के नॉमिनल अकाउंट के। आइए देखते हैं कि एक्सपेंसेस और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है। जनरली चलिए आपसे कोई सवाल करते हैं कि मैंने एक लैंड खरीदा, और मैंने अपने घर का रेंट दिया। इसमें से कौन सा एसेट है और कौन सा एक्सपेंस है? एसेट बोलने का मतलब कौन सा संपत्ति है और कौन सा खर्च है। तो ये तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो लैंड खरीदे, ये मेरा एसेट है, ये मेरा संपत्ति है, और जो रेंट दिए ये मेरा एक्सपेंस है। बट अब कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमें कंफ्यूजन में डाल सकती हैं। और अगला सवाल ये भी है कि अगर हम एसेट और एक्सपेंसेस को क्लासिफाई कर रहे हैं, अलग अलग बांट रहे हैं, तो किस आधार पे बांट रहे हैं? क्योंकि लैंड खरीदी तब भी मेरा पैसा गया, रेंट दिए तब भी मेरा पैसा गया, तो फिर क्यों इसको एसेट कह रहे हैं और क्यों इसको एक्सपेंस कह रहे हैं? अगर एडवर्टीजमेंट मैं पूछूं कि एडवर्टीजमेंट एसेट है या एक्सपेंस है, तो आप क्या कहेंगे, ये एसेट है या एक्सपेंस है? आइए देखते हैं कि एसेट्स और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर हम कोई पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, तो या तो वो उससे हम कोई एसेट खरीद रहे होंगे या कोई एक्सपेंस पे कर रहे होंगे। अब पेमेंट मतलब पेमेंट दो तरह का होता है, या तो एसेट के लिए होता है या तो एक्सपेंस के लिए होता है। अब कौन से पेमेंट को हम एसेट में कैटेगराइज करेंगे और कौन से को एक्सपेंस में कैटेगराइज करेंगे, इसका कुछ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन होता है। जैसे जो चीज खरीद रहे हैं पेमेंट करके, अगर उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर हुआ तो वो एसेट बन जाता है, और अगर उसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर हुआ, अगर उसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर हुआ तो वो एक्सपेंस बन जाता है। जैसे कि जब मैं लैंड खरीदा था, तो लैंड 1 साल के अंदर तो खराब नहीं हो जाएगा, तो वो हमारा एसेट बनता है। और रेंट जो मैं दे रहा हूं वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या फिर साल भर, इसका रेंट मैं एक बार में देता हूं, तो ये मेरा एक्सपेंस बन जाएगा। जो एसेट बनता है, जो पैसा खर्च करते हैं एसेट्स में, मतलब कोई ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा चले, तो ऐसे खर्च को, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, वो बेनिफिट मुझे 1 साल से कम का मिलेगा, तो वैसे एक्सपेंडिचर को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब एक्सपेंसेस जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं और एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में। देखिए, अगर मेरा
रियल स्टेट का बिजनेस है और मैं हर महीने कहीं लैंड खरीद के फिर दूसरे पार्टी को बेच दे रहा हूँ, हर महीने लैंड खरीद रहा हूँ, हर महीने बेच रहा हूँ, हर महीने खरीद रहा हूँ, हर महीने बेच रहा हूँ, या फिर कोई लैंड खरीद रहा हूँ, 1 साल के अंदर उसे बेच रहा हूँ, तो उस केस में अगर मेरा लैंड का ही बिजनेस है, अगर मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो उस केस में ये लैंड परचेस करना मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यानी एक्सपेंसेस कैटेगरी में आएगा। ठीक है। वैसे ही अगर रेंट में 5 साल का एक बार में दे दिया तो जो 4 साल का जो एक्स्ट्रा रेंट हुआ ये मेरा एसेट बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड लायबिलिटीज। इनकम और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होती है। अगर रिसीट होती है मतलब पैसे मिलते हैं तो या तो वो इनकम होगा या तो वो लायबिलिटी। इनकम कब होगा? जब हमें पैसे 1 साल के अंदर के लिए मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स, अगर कोई सामान बेच रहे हैं हम लोग यानी सेल्स कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि एक बार सेल किया 5 साल बाद सेल करेंगे, ऐसा नहीं होता। सेल्स तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, तो सेल का जो पैसा होता है ये हमारे इनकम में आता है। वैसे ही अगर हमें रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जनरली ये सब 1 महीना 2 महीना 3 महीना के लिए मिलता है, तो ये सब हमारे इनकम कैटेगरी में आता है। जो पैसा लेस देन 1 ईयर के लिए मिल रहा है, जो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है वो हमारा इनकम होता है। और अगर पैसा मिल रहा है पर वो पैसा हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिल रहा है, मोर देन 1 ईयर के लिए मिल रहा है, तो ये हमारा लायबिलिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोन लिए हैं, बैंक लोन, तो कर्ज जनरली लायबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। हाँ, तो कर्ज लिए हैं तो ये ऐसे भी हम लोग का जिम्मेदारी है लौटाने का। और दूसरी बात, कर्ज जनरली 1 साल के अंदर तोड़ा नहीं जाता है, 1 साल से ज्यादा तोड़ा जाता है, तो ये भी हम लोग का लायबिलिटी बन जाता है। जबकि अगर 1 साल के लिए, 1 साल से अंदर के लिए भी अगर लोन ले तब भी वो हमारा इनकम नहीं है, उस पैसे को हमने कमाया नहीं है, वो हमें कर्ज के तौर पर दिया गया है, तो वो लायबिलिटी ही बनता है। ठीक है। पर डिफरेंस क्या हुआ कि अगर पैसा आया और वो 1 साल से कम के लिए है तब तो वो कंफर्म इनकम है। ठीक है। तो हम लोग एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो पैसा आया वो हमने कमाया है या वो हमारी जिम्मेदारी है। ये हम लोग का पहला कंडीशन है कि हम लोग ये देखते हैं कि पैसा हमने कमाया है, अर्न किए हैं, या फिर वो जिम्मेदारी है। और दूसरा कंडीशन ये है कि हम देखते हैं जो पैसा आया है वो 1 साल से कम के लिए है या 1 साल से ज्यादा के लिए है। ठीक है। तो लायबिलिटी में अगर वो जिम्मेदारी है और 1 साल से ज्यादा के लिए है, दोनों ही चीज आता है। 1 साल से कम के लिए भी होगा और अगर वो हम लोग का जिम्मेदारी है तो भी वो लायबिलिटी में आता है। तो लायबिलिटी से कुछ एग्जांपल हो गया, लोन हो गया, कैपिटल हो गया, मालिक का पैसा। ये भी जनरली बिजनेस में 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए रहता है, मतलब जब तक बिजनेस चलेगा तब तक पूंजी कुछ ना कुछ तो हम लोग को लगाना ही पड़ेगा, तो कैपिटल भी लायबिलिटी होता है। देखिए, जो 1 साल से कम के लिए पैसा मिलता है यानी इनकम, ये रेवेन्यू रिसीट की कैटेगरी में आता है। और 1 साल से ज्यादा के लिए जो पैसा मिलता है वो कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में आता है। ठीक है। नोट करने वाली एक चीज है कि जब हम एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी को बांट रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसके बीच में एक और चीज आता है, उसे हम लोग कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें लंबा टाइम के लिए बेनिफिट दे। मैंने आपसे सवाल किया था कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट
जनरली डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। अब समझिए कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट दे। अब आप कहिएगा अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट दे रहा है तब तो कैपिटल हो जाना चाहिए, पर नहीं, ये बाय नेचर एक्सपेंडिचर है। देखिए एसेट वो होता है जिसे बेचकर हम बाद में कुछ पैसे जनरेट कर लें, पर ये एडवर्टाइजमेंट का खर्च है जो हम दे चुके हैं, बाद में इसे बेचेंगे तो यहां इससे एक पैसा भी नहीं आएगा। जबकि लैंड हम लोग का जो एसेट था वो अगर कुछ सालों बाद हम बेचें तो इससे कुछ ना कुछ रियलाइजेशन वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए इसको हम लोग लॉस्ट मनी भी कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर बाय नेचर। तो वो होता है हम लोग का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए अब हम लोग करते हैं मेथड ऑफ जर्नल। जर्नल कौन से मेथड से किया जा सकता है? तो दो मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे गोल्डन रूल भी कहते हैं, और दूसरा होता है मॉडर्न या अमेरिकन मेथड। ये दोनों ही मेथड से किए जा सकते हैं। एग्जाम में आपसे कोई एक मेथड से करने नहीं बोलेगा, जबकि हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे, पर पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच यानी गोल्डन रूल अप्रोच से करेंगे। कोई भी एक मेथड को अच्छे से सीखना ही जरूरी है, क्योंकि हमें अकाउंटिंग करने से मतलब है कि किस मेथड से कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग करने से पहले, जैसे कि ये गोल्डन रूल्स मेथड कहते हैं, तो हम लोग कुछ गोल्डन रूल लिखेंगे जो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? याद है हमने अकाउंट्स के बारे में अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था, जिसमें बहुत सारा पढ़ा था, पर अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव के लिए यानी एज ए स्टूडेंट हम लोग के लिए तीन ही इंपॉर्टेंट है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। जिन लोगों ने फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है वो रियल अकाउंट एसेट साइड में देख सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट्स में जो भी आइटम आता है वो सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, और पर्सनल में लायबिलिटीज वाले सारे लायबिलिटी सेक्शन के सारे अकाउंट्स आते हैं। जो लोग फाइनल अकाउंट्स पहले नहीं किए हैं वो इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे, अभी जो मैं बोला वो नहीं समझ पाएंगे, पर कोई परेशानी की बात नहीं है। इन फर्दर एक्सप्लेनेशन आगे हम लोग लेक्चर्स में ये सब कवर कर लेंगे। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। और पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, रिसीवर ऑफ बेनिफिट, और क्रेडिट द गिवर। इन गोल्डन रूल्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही मैं कंक्लूड करते हैं। अगला लेक्चर अटेंड करने से पहले ये लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा अच्छे से समझने के लिए इस लेक्चर को 2-3 बार देख लीजिएगा और अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। थैंक यू।